हेलो स्टूडेंट्स, फिजिक्स पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे आज। आज का पेपर है 22 सितंबर का, फेज़ पेपर 1 शिफ्ट 1 का, और फिजिक्स पेपर मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये पेपर बच्चों के मेमोरी पे बेस्ड है, तो थोड़े बहुत वेरिएशंस पॉसिबल हैं। अगर आप किसी और साइट पे जाके देखोगे तो हो सकता है थोड़ा बहुत डिफरेंट लैंग्वेज मिले। सो ऑल बेस्ड ऑन मेमोरी ऑफ स्टूडेंट्स, so these variations are possible. Okay, let's start. Hello students, चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अगर पढ़ाई की हो ढंग से, रेगुलर क्वेश्चन, हर रोज़ क्लास में डिस्कस होने वाला क्वेश्चन। A block of mass m starts slipping from B and comes to rest at A. यहाँ से चला ब्लॉक, यहाँ आके रुक गया, और रुका क्यों? क्योंकि कुछ पार्ट इसका रफ़ है और कुछ पार्ट स्मूथ है। रुका रफनेस की वजह से है, ठीक है। और के निकालना है, कुछ कंडीशंस गिवन है, तो क्या इसमें अप्लाई करेंगे? टोटल वर्क इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, सिंपल। टोटल वर्क में कौन कौन से फोर्सेस हैं इस पर? जो फोर्सेस दिख रहे हैं सबके वर्क लिख लो। mg लग रहा है, नॉर्मल, फ्रिक्शन, तो दीज आर द फोर्सेस, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। mg का वर्क चाहे रास्ता बदल के निकाल लो, कंजर्वेटिव है, इस रास्ते से देख लो। अगर ये हाइट h मान लें तो mg का वर्क हो जाएगा mg h। नॉर्मल का 0, बस स्पेंड करने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल के परपेंडिकुलर चल रहा है। फ्रिक्शन का वर्क सिर्फ इस पार्ट में होगा, रफ पार्ट में। तो रफ पार्ट पे फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा? वो होगा म्यू इंटू नॉर्मल, दिस इज फ्रिक्शन फोर्स। और उसके अगेंस्ट x डिस्टेंस चला है तो फ्रिक्शन का वर्क हो जाएगा माइनस म्यू इंटू एन इंटू एक्स। चेंज इन काइनेटिक 0 है क्योंकि दोनों ही पॉइंट्स पे, एंड पॉइंट्स पे ब्लॉक रुका हुआ है। n की वैल्यू कितनी रखनी है? mg cos थीटा। बस इसको सॉल्व करना है फिर। तो देखो क्या आएगा, mg तो कैंसिल आउट जाएगा, यहाँ बचेगा h माइनस यहाँ बचेगा म्यू cos थीटा x इक्वल टू 0। h कितना है इन टर्म्स ऑफ थीटा? तो h इज 3x साइन थीटा। तो h की जगह 3x साइन थीटा माइनस म्यू, यू कैन पुट द वैल्यू ऑफ म्यू एज k tan थीटा। तो मैं म्यू की वैल्यू k tan थीटा रख दे रहा हूँ। into cos theta into x is 0. Sin theta, cos theta into tan theta is sin theta. Sin theta will cancel out, so k will come out equal to 3. सिंपल क्वेश्चन था। चलो भाई सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें क्या करना है? फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ f रिक्वायर्ड टू लिफ्ट द बॉडी। तो इस बॉडी को इस सरफेस के ऊपर लिफ्ट करना है, सबसे कम फोर्स की वैल्यू पूछी है। तो देखो ये बनेगा एक्सिस, जब बॉडी रोटेट होके ऊपर जाएगी तो ये इस पॉइंट के अबाउट रोटेट करेगी, सो दिस विल बिकम एक्सिस। और f की मिनिमम वैल्यू तब आएगी जब ये जो फोर्स है वो इस डिस्टेंस के परपेंडिकुलर होगा। अदरवाइज अगर किसी और डायरेक्शन में होगा तो f के दो कंपोनेंट्स करोगे, तो एक कंपोनेंट तो इसी लाइन में आएगा तो उसका तो कोई टॉर्क बनेगा ही नहीं इस एक्सिस के अबाउट, और केवल दूसरे कंपोनेंट का ही टॉर्क आएगा जो इसको लिफ्ट करेगा। तो मैक्सिमम टॉर्क हमें तभी मिलेगा जब ये पूरा f परपेंडिकुलर हो, ठीक है। तो एक लेवल तो ये था कि ये सोचना कि f की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए। बाकी इसको अगर ये मान लें कि अबाउट टू लिफ्ट है, लिफ्ट होने ही वाला है, तो क्या होना चाहिए? अगर ये लिफ्ट होने ही वाला है तो यहाँ से नॉर्मल 0 हो जाएगा, पूरा नॉर्मल यहाँ आ जाएगा लिफ्ट होने वाली कंडीशन में। जब यहाँ नॉर्मल 0 हो जाएगा तो फ्रिक्शन भी यहाँ नहीं होगा, तो जो भी नॉर्मल एंड फ्रिक्शन है वो सब यहाँ पे है। तो हम अज्यूम कर रहे हैं कि इट इज़ अबाउट टू लिफ्ट, तो केवल यही पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बचेगा। तो ऑल नॉर्मल, ऑल फ्रिक्शन विल बी हियर। और अबाउट टू लिफ्ट का मतलब है
एक तो ये कि नॉर्मल फ्रिक्शन यहाँ आ गया, और दूसरा अभी लिफ्ट होने ही वाला है या लिफ्ट हो नहीं रहा है, तो टॉर्क्स बैलेंस्ड है। तो टॉर्क्स बैलेंस्ड है तो एफ का टॉर्क जो उसको लिफ्ट अप करना चाह रहा है उसको कौन रोक रहा है? उसको रोक रहा है mg का टॉर्क। तो हमें ये दोनों टॉर्क को बैलेंस करना है, और फिर एफ का टॉर्क अगर ज़्यादा हो जाएगा तो ये लिफ्ट कर जाएगा। तो ये हम निकाल रहे हैं किस एफ पे लिफ्ट होने ही वाला होगा। ओके, तो ओ पॉइंट के अबाउट मैं टॉर्क्स को बैलेंस कर रहा हूँ। तो एफ का टॉर्क तो एफ इंटू आर हो गया, सिंपल है। mg का टॉर्क हो जाएगा mg into perpendicular distance from O, that is this distance, which is suppose small r. So this is the condition when this body is about to lift up. Okay, तो इसमें small r की वैल्यू देते हैं। ये दिया हुआ है a, so this is r minus a, this is r. तो पाइथागोरस थ्योरम से स्मॉल r निकालोगे तो इट विल कम आउट अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस आर माइनस ए होल स्क्वायर। बस इससे एफ निकालना, सो दैट विल गिव यू द मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ। ठीक है, ओके, दैट्स इट। लग रहा है कि चाय आप ही का था, फीका था, पता नहीं। फीका तो नहीं, मैंने कब से कहा था स्पेशली बना दे यार मेरे लिए। अच्छा चलो मैं बोल देता हूँ। तो अच्छा ये आ गया, अच्छा कुछ इसको अगर अगला पेज चाहिए, मुझे लग रहा है एक पेज इसमें हो जाएगा इतने में। हाँ हो जाएगा, कुछ नहीं करना है, टॉक बैलेंस करना है फिर। ठीक है, अगर हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो इसको आगे बढ़ा दीजिएगा। नहीं तो आगे बढ़ता कैसे? ये इतना बढ़ा देगा। अच्छा अच्छा ठीक है। नहीं आप चाय बोलने जा रहे हो? नहीं पंकज सर बुला रहे थे, बोल भी देता हूँ। सर चाय तो आ गई। चलो भाई आए, इसी में आए, कन्वर्सेशन चल रहा है तो फिर एडिट करके निकालोगे ये सब। अच्छा ठीक है, चलो भाई थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। तो इसमें क्या है, यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास एम एंड लेंथ 100 सेंटीमीटर। तो ये रॉड है जिसका मास एम दिया हुआ है, यूनिफॉर्म है, 100 सेंटीमीटर लेंथ है, दो रस्सियों से ये बंधा हुआ है, फिगर में जैसे क्या, एक मास 2m मास यहाँ पर है ये, और दिस डिस्टेंस गिवन एज 25 सेंटीमीटर। वी हैव टू फाइंड टेंशन इन दिस स्ट्रिंग। तो ये क्वेश्चन भी टॉर्क बैलेंसिंग का ही है। तो वी हैव टू बैलेंस द टॉर्क्स, और अगर ये रॉड रोटेट नहीं कर रही है तो किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क 0 होना चाहिए। तो चूंकि ये टेंशन अननोन है यहाँ का टेंशन, तो अगर हम इससे बचना चाहें तो बी पॉइंट के अबाउट टॉर्क को बैलेंस कर दें। ओके, तो बी पॉइंट के अबाउट टॉर्क को बैलेंस करो तो 2m का आ जाएगा 2mg इंटू 25। जो रॉड है चूंकि वो यूनिफॉर्म है तो इसका वेट बीचों बीच में आएगा, एंड इट्स मास इज m। तो इसका टॉर्क हो जाएगा mg इंटू दिस डिस्टेंस विच विल कम आउट इक्वल टू 50। तो ये दोनों टॉर्क्स तो बी पॉइंट के अबाउट ऐसे इस तरीके से रोटेशन टेंडेंसी प्रोड्यूस कर रहा है, और इन दोनों टॉर्क को बैलेंस करेगा टी का टॉर्क जो उल्टा टर्न करना चाहेगा। सो दिस टू शुड बी बैलेंस्ड बाय द टॉर्क ऑफ टी विच इज टी इंटू 100। सो नाउ वी हैव टू फाइंड टी, सिंपल। सो इट इज 125 mg divided by 100। क्वेश्चंस बहुत आसान आए इस बार, एक्सपेक्टेशन से भी आसान है, लेकिन तुम लोगों को, कई लोगों को तो पता ही नहीं चला होगा इतना आसान क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि फिर इसको लास्ट में लिया, जब लास्ट में लिया होगा तो पता ही नहीं चला होगा कि आसान है या टफ है। खैर, सो दिस वाज इट। Now in this question, a capacitor of 5 microfarad is charged by a battery of 220 volt। यहाँ डाउट है, कुछ बच्चे 220 बता रहे हैं, कुछ 20 बता रहे हैं, तो मैं 220 के हिसाब से सॉल्व कर रहा हूँ इसको। तो 5 माइक्रोफैरड का एक कैपेसिटर है, इसको 220 वोल्ट से चार्ज करेंगे। तो इस पे चार्ज आ जाएगा, इसकी पॉजिटिव प्लेट पे चार्ज आ जाएगा CV,
सो दैट इज़ 220 इंटू 5 मल्टीप्लाई कर लो, सो इट विल कम आउट 1100, 5 इंटू 220 दीज मैनी माइक्रो कूलम, और इतना ही नेगेटिव चार्ज इस पे होगा। फिर क्वेश्चन में ये है कि इसको डिस्कनेक्ट कर दिया गया, तो डिस्कनेक्ट कर देंगे तो ये चार्ज इन्हीं प्लेट्स पे ही रहेगा। फिर इस कैपेसिटर को एक दूसरे कैपेसिटर से जो कि अनचार्ज्ड है उससे कनेक्ट कर दिया गया। इस पे जीरो चार्ज है बिफोर कनेक्शन, और इस पे चार्ज हमने कैलकुलेट कर लिया है 1100 है बिफोर कनेक्शन। लेकिन जैसे ही कनेक्ट करेंगे तो ये चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट होगा दोनों पे, फिर से कुछ इस पे आ जाएगा, और ऐसा रीडिस्ट्रीब्यूट होगा चार्ज, कुछ चार्ज इसका इस पे आ जाएगा, और फाइनली क्या होगा, जो पोटेंशियल डिफरेंस के क्रॉस है वही इसके क्रॉस आ जाएगा। तो अगर फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस को V मान लें कि फाइनली V पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के क्रॉस आ गया, तो इस प्लेट पे कितना चार्ज हो जाएगा फाइनली 5V CV, इस पे चार्ज हो जाएगा 2.5V, तो दोनों प्लेट से मिला के कितना हो गया 7.5V, और दोनों प्लेट से मिला के चार्ज होना कितना चाहिए, जितना पहले था दोनों प्लेट से मिला के, क्योंकि यही चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। सो इट शुड बी 1100, सो दिस विल गिव V कि कितने वोल्ट पे ये फाइनली इस कंडीशन में आ जाएगा। अब पूछा है कि हीट लॉस कितना होगा, तो हीट लॉस हम ऐसे निकालेंगे कि भाई यहाँ पर जो स्टोर्ड एनर्जी है और यहाँ पर इन दोनों में जो स्टोर्ड एनर्जी है, जैसे मान लो यहाँ पे स्टोर्ड एनर्जी है 100, इन दोनों मिला के 60 है, तो 40 कहाँ गई, सो दैट इज़ हीट लॉस। एग्जैक्टली वही चीज़, तो यहाँ की एनर्जी ज़्यादा होगी, इन दोनों की मिला के कम होगी, तो जो डिफरेंस है तो दैट विल गो इनटू हीट लॉस। तो यहाँ कितनी एनर्जी है, सो दैट इज़ हाफ CV स्क्वायर, हाफ CV स्क्वायर माइनस हाफ, जो कि V कॉमन है तो उसका CV स्क्वायर, इसका हाफ CV स्क्वायर जोड़ना है, तो V कॉमन होने की वजह से दोनों C जुड़ जाएंगे, सो इट विल कम आउट 7.5 टोटल C इंटू V स्क्वायर, so this is heat loss, which on solving will come out equal to 0.3 तो इसको जब सॉल्व करोगे तो you'll get this much as your answer. Now in this question there are two strings X and Y of same length and same material having natural frequency or fundamental frequency as 450 Hz and 300 Hz respectively. Find the ratio of tensions. बहुत ही आसान क्वेश्चन, बिल्कुल हलवा क्वेश्चन। फ्रीक्वेंसी, नेचुरल फ्रीक्वेंसी का जनरल फॉर्मूला तो ये है NV/2L, अगर मान लें रस्सी दोनों तरफ से फिक्स्ड है, हालांकि दिया नहीं है और ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि वो तो रेशियो निकालोगे ना, तो जो भी फॉर्मूला यूज़ करोगे तो वो बाकी सब कैंसिल आउट हो जाएगा। तो n तो 1 है, बिकॉज इट इज़ गिवन एज नेचुरल फ्रीक्वेंसी या फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। वी आर अज्यूमिंग दिस एज फंडामेंटल, कोई नेचुरल फ्रीक्वेंसीज तो बहुत सारी होती हैं, वी आर अज्यूमिंग दिस एज फंडामेंटल, ओके, अदरवाइज क्वेश्चन नहीं कर पाओगे ना। V we know as under root T by mu, L is length of string, mu होता है रस्सी के यूनिट लेंथ का मास, जैसे 1 मीटर रस्सी का मास, तो 1 मीटर स्ट्रिंग का मास अगर लेना है तो कैसे लोगे, तो अगर इसका वॉल्यूम लिखोगे तो वॉल्यूम आ जाएगा 1 इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू डेंसिटी, सो mu is length 1, area of cross section of string into density. Now these two are given as same material दिया है ना, and same material, and cross section के बारे में कुछ नहीं कहा है, तो we'll assume that to be same. तो अब बचा क्या, फिर लेंथ सेम है दोनों स्ट्रिंग की, n सेम है 1, mu सेम है, तो f is proportional to root t बचा। फिर तो हमें टेंशन का रेशियो निकालना है, तो Tx over Ty will be equal to Fx over Fy square, और Fx Fy given है, so 1 is 450, that is 300, this is square
बस कैंसिल आउट कर दो. So this is the answer, 9/4.